हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई जो है हमको RUHS यानी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप लोग 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक के क्या करवाओ जो है इनके पेपर के सॉल्यूशन करवाओ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2014 का ये जो पेपर है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसी तरीके से मैं 2015, 16, 17, 18 और 2021 तक के सारे पेपर लेकर आऊँगा। तो इनका मैं आज आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ वीडियो में आप लोगों को। तो वीडियो तो में एंड तक बने रहें और आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को कौन सा मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में सपोर्ट करना है, साथ ही आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लेते हैं फिजिक्स का। और फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सदिश। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है प्रश्न, एक मिनट के लिए देखिए प्रश्न ऐसे बोल रहा है। सो दोस्तों अब देखिए यहां पर ये जो प्रश्न दे रखा है कि एक वेक्टर दे रखा है। अब यहां पर देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर ये वेक्टर है एक, देखिए एक सदिश जो है 3i प्लस 4k का y अक्ष पर जो है प्रक्षेप क्या होगा। y अक्ष पर आप लोगों को इसका प्रक्षेप बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास का है, तो ये 2014 में ही आया हुआ था। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि ये जो सदिश जो है वो 12th क्लास में भी शायद नहीं है, तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए अभी ये बताते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ गया 4, यानी कि शून्य हो जाएगा। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यानी कि जो है शून्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोगों को आंसर दिख रहा है इसका मतलब नहीं है, आप लोगों को बस इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है, क्योंकि यहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं आप लोगों के। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांक का जो नियतांक है उसका मात्रक क्या होता है। जो प्लांक है उसके नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो सभी को पता होगा जो प्लांक होता है उसके नियतांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो प्लांक के नियतांक का मात्रक होता है जूल बटे सेकंड। क्या होता है, जूल बटे सेकंड इसका मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है हमारा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर ये थोड़ा ज्यादा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा जल्दी भाग रहा है यार गाइस जी। हाँ अब देखिए मैं इधर से बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मान को अनुपात सदैव, इनका अनुपात सदैव क्या होता है। तो इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो इकाई होता है, इकाई अथवा इकाई से कम होता है, इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, या इकाई से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इकाई अथवा इकाई से क्या होता है, कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अथवा इकाई से क्या होता है, कम होता है। याद रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब आगे जो हम चलेंगे वो आप लोगों को देखिए, अगला जो प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न नंबर 4, इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा 1 मिनट इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को सही दिखे। अब बताइए, तो अब बताइए कि आप लोगों का ये जो प्रश्न नंबर 4 है वो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों का कह रहा है, देखिए यदि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त के अचर वेग से गति कर रही है, यदि एक वस्तु जो r त्रिज्या के अचर वेग से गति कर रही है तो इसका कोणीय वेग बताना है आप लोगों को। ठीक है, इसका जो है कोणीय वेग आप लोगों को बताना है कि इसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा। बताओ, v अपॉन r हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, या rv हो जाएगा, या v अपॉन r हो जाएगा, या r अपॉन v हो जाएगा। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। सो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को चूज करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताओ।
सो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर बता रहा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड है कि V/R आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि V/R जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। न्यूटन की जो गति है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। किसका मापन करता है बताना है आप लोगों को। तो सही जवाब हो जाएगा कि जो है न्यूटन की गति बल का मापन करता है। किसका, बल का मापन करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज तल पर 1 मीटर तक फिसलता है। यदि पृष्ठों के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 हो तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, तो घर्षण के जो विरुद्ध कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा 98 जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का m ऊंचाई तक 1 मीटर की ऊंचाई, कितना 10 ग्राम जो द्रव्यमान है वो 1 मीटर की ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो बताओ कितना होगा। तो वो जो हो जाएगा वो भी 98 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 98 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी के m द्रव्यमान के गोले का पलायन वेग क्या होगा। तो जो m द्रव्यमान का जो गोला है उसका पलायन वेग बताना है। तो दोस्तों इसका जो पलायन वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका जो पलायन वेग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्या, √2gm/r। क्या हो जाएगा, √2gm/r। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक प्रतिबल लगाने पर एक पूर्णतः प्रत्यास्थता तार की लंबाई 2 गुनी हो जाती है। तो इसका यंत्र प्रत्यास्थता गुणांक आप लोगों को बताना है कि इसका जो यंत्र की जगह आप लोग कर लेना यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न ये रहा, बताओ अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों की जो है एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को इसका फटाफट से क्या करवा देता हूँ, इसके आंसर एक बार आप लोगों को मैं पेपर आप लोगों का बस ये सॉल्यूशन हो जाए, बस आप लोगों को याद कर लेना इस पेपर को, क्या कि याद करवा दूंगा मैं आप लोगों को इसी ही क्लास में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आकार के 10 × 10 यानी कि 10 बाई 10 सेंटीमीटर आकार के साबुन की फिल्म बनाने के लिए किया गया कार्य की मात्रा क्या होगी। तो किया गया कार्य की मात्रा T बराबर 3 × 10⁻²न्यूटन पर मीटर दे रखा है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा 6 × 10⁻⁴ जूल। दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, क्योंकि यहां से आप लोगों के क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होने की यहां पर बहुत ज्यादा संभावना बताई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी तरल की 2 क्रमागत परतों का आपेक्षिक वेग 8 सेंटीमीटर है। यदि परतों के मध्य लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता क्या होगी। तो इसके वेग की जो प्रवणता है वो क्या होगी। तो इसके वेग की जो प्रवणता होगी वो होगी 80 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होगी, 80 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला बताओ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। H2O जो जल होता है उसका घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, बताओ। तो उसका जो घनत्व होता है वो होता है 39 यानी कि 39.2
फ़ारेनहाइट में, कितने में 39.2 फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए बताना है, अगला प्रश्न क्या होगा। तो अगला प्रश्न ये है दोस्तों, बताओ कि पानी का एक त्रिक बिंदु है, पानी का एक त्रिक बिंदु क्या है। तो पानी का जो त्रिक बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 273.16 डिग्री 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, याद रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, देखिए अगला प्रश्न पूछा है हमसे कि गैसों के गतिज सिद्धांत के आधार पर, गैसों के गतिज सिद्धांत के आधार पर गैसों के अणुओं के वर्ग के मूल वेग के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो है इनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि ये जो पेपर है ना बस आप लोग इनको देख लेना, बस ज़्यादा भी नहीं ना। तो इनसे आप लोगों के 20 से 25 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, ये मैं बता देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट बताने रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बताते हैं, किसी ऊष्मा गति की निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था B पर लाने में यदि निकाय को दी गई ऊष्मा Q हो तो निकाय द्वारा किया गया कार्य अगर W है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो होगा Q माइनस W, क्या हो जाएगा, Q माइनस W आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैस नियतांक R का एसआई मात्रक क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गैस नियतांक R का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा 1 मोल इनवर्स और K इनवर्स, 1 मोल इनवर्स K इनवर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते समय कण का आवर्तकाल अगर 6 सेकंड है तथा आयाम 3 सेंटीमीटर है तो इसका अधिकतम वेग खालिस्तान सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। तो इसका अधिकतम वेग निकालना है। यहाँ पर 6 सेकंड और 3 सेकंड, इसका 6 सेकंड तथा 3 सेकंड क्या दे रखा है, आयाम दे रखा है, 3 सेंटीमीटर आयाम दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई, क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ये कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी की जाए, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को क्या कर दी जाए, आधी कर दिया जाए तो कण के मध्य का बल क्या होगा। बल हमसे पूछा है, तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये देखिए अगर आवेशित कणों की जो दूरी है उसको आधा कर देंगे तो जो बल है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला है हमसे पूछा है अगला कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है। धातु जो होती है उसका परावैद्युतांक बताना है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, बताओ। तो दोस्तों धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है कितना, अनंत। कितना होता है, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में रखा गया है, तो जिनमें से प्रत्येक की धारिता 2f है। प्रत्येक की धारिता क्या है, 2f है। तो परिणामी धारिता हमसे पूछी है, तो परिणामी धारिता कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो परिणामी धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2f। 2/3f इसकी परिणामी धारिता हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न ये है दोस्तों, बताइए 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो धारा का मान बताना है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 A
दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग मात्रा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर की जगह पर आप मीटर में आंसर करके आ जाते हैं तो आप लोगों को आंसर आप लोगों का 30 सही आया है, 10 आप लोगों का सही आया है, लेकिन आप लोग अगर जो है उसको क्या कर देते हैं, उसके जो मात्रक होता है उसको अगर चेंज कर देते हैं तो फिर आप लोगों का जो आंसर पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी के पास R प्रतिरोध के 10 प्रतिरोध हैं। एक विद्यार्थी है और उसके पास R प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधक हैं। इन प्रतिरोधों को उसके द्वारा निर्मित न्यूनतम प्रतिरोध है। इनके द्वारा जो है उनके पास न्यूनतम प्रतिरोध बताना है। तो दोस्तों न्यूनतम प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका, तो न्यूनतम जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, R/10 इसका न्यूनतम प्रतिरोध हो जाएगा, याद रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रभाव उत्क्रमणीय नहीं है। ऐसा कौन सा जो प्रभाव है जो कि उत्क्रमणीय नहीं है, बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा प्रभाव है जो कि उत्क्रमणीय नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल प्रभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, जल प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं, आप लोगों को मैं इसी तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप लोग कहते हैं कि कैमरा ऑफ ऑन रख के बताइए तो ऑन रख के भी मैं बता दूंगा। तो ये मैंने कैमरा किया ऑफ। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके पास, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। तो ये इसका आप लोगों ने देख लिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रभाव उत्क्रमणीय नहीं है। तो कौन सा प्रभाव नहीं है उत्क्रमणीय, जल का जो प्रभाव है वो क्या नहीं है, उत्क्रमणीय नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है, अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है, चलो बताओ। चलिए बताइए अगला प्रश्न कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन का उपयोग निम्न में से किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है। कि साइक्लो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न में से किसको त्वरित करने के लिए किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी धनायन के लिए। अगला प्रश्न है बताइए, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं ताकि आप लोगों के, क्योंकि 6-7 मॉडल पेपर हैं, आप लोगों को करवाना है सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी डिमांड है। आप लोग इस चैनल पर ही आप लोगों को 2014 से लेकर 2021 तक के सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा अच्छे ढंग से। तो बताओ दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि M चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबक को H चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो इस पर किया गया कार्य कितना हो जाए। तो इसका किया जो कार्य है वो शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु को 360 डिग्री पर घुमा देते हैं तो किया जो गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है। अगर हम इस पॉइंट से चालू करके इस पॉइंट तक आते हैं तो इसका जो किया गया कार्य है वो शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेरकत्व की इकाई क्या है। प्रेरकत्व जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, बताओ। तो प्रेरकत्व जो होता है उसकी इकाई बताओ। वोल्ट बटे एम्पियर होती है, जूल बटे एम्पियर होती है, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर होती है, या फिर वोल्ट एम्पियर बटे सेकंड होती है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। देखिए प्रश्न है कि 2 शुद्ध प्रेरकत्व जिनमें प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व L है, समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं किंतु एक दूसरे से काफी दूरी पर है, तो इनका जो परिणामी स्वप्रेरकत्व है वो कितना हो जाएगा। तो इनका जो परिणामी जो स्वप्रेरकत्व है वो कितना हो जाएगा। तो परिणामी स्वप्रेरकत्व जो है वो हो जाएगा L/2। कितना हो जाएगा, L/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बताओ, जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सो दोस्तों इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, बताइए। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों वो कितनी होगी, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अगला है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन की है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी अर्ध आयु 10 दिन की है, तो इस पदार्थ का कितना अंश जो 30 दिन के बाद बचेगा।
इसका जो है कितना अंश 30 दिन के बाद बचेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 0.125, कितना 0.125 इसका 30 दिन के बाद अंश शेष बच जाएगा। अगला है नॉर गेट का यहाँ से दोस्तों ये जो गेट हैं, ये गेटों को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ये जो गेट हैं इनको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि हर गेट से एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है हर एग्जाम में, हर एग्जाम यानी कि हर जो मॉडल पेपर है उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी बराबर में ए प्लस बी, सी बराबर में ए प्लस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बताइए अंतरिक्ष तरंगे किस आवर्ती परास में संचरित होती है। अंतरिक्ष की जो तरंगे हैं वो किस आवर्ती परास में संचरित होती है, तो वो जो होती है दोस्तों वो होती है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि UHF, किसमें UHF में संचरित होती है। अगला है कि एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक वस्तु जो कि समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, बताओ। सही जवाब 1 मीटर होगी। कितनी होगी दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो होगी 1 मीटर। अगला प्रश्न है कि विनाशी जो व्यतिकरण होता है उसके लिए पथांतर है। पथांतर का मतलब क्या होता है, तो पथांतर का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए पथांतर का मतलब क्या होता है, इनके पथों के बीच का अंतर। तो यहां पर जो है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कितना हो जाएगा, तो 2n+1 लैम्बडा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2n+1 लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 2 ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो प्रकाश वाले जो चैप्टर है उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगा जिसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना हो जाएगा, 2n+1 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, अब ये केमिस्ट्री का पार्ट आ गया है, किसका, केमिस्ट्री पार्ट आ गया है। देखिए बताइए कि जो पॉलीपेप्टाइड का एक लक है, पॉलीपेप्टाइड का ए फलक है, यानी कि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड है उसका जो एक लक है, यहाँ पर ऐसे आएगा शायद ही एक लक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये देखिए ना मोनोमर का मतलब होता है एक लक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एमिनो अम्ल, इसका पेप्टाइड का एक लक क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल, पेप्टाइड का एक लक क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों कि डेक्सामिथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल की संघनन अभिक्रिया से जो रेशा प्राप्त होता है उस रेशे का क्या नाम है, तो डेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से जो रेशा प्राप्त होता है उसका नाम होता है नाइलॉन 66, क्या होता है, नाइलॉन 66, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से एथेनोइक अम्ल कौन सा है, एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि CH3COOH एथेनोइक हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर कितने कार्बन है, मैथ और एथ यानी कि 2 कार्बन हो गए, तो एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक हो गया इसका नाम। चलो अगला प्रश्न है हमसे पूछा है, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि अम्ल तथा अल्कोहल के मध्य हुई अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो अम्ल और अल्कोहल के साथ देखिए एसिड और अगर अल्कोहल के साथ अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एस्टेरीकरण क्या कहेंगे, एस्टेरीकरण उस अभिक्रिया को हम कहेंगे। अगला प्रश्न है कि मैथिल एथिल कीटोन किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है, मैथिल एथिल कीटोन जो है किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है, तो मैथिल एथिल जो कीटोन है वो ब्यूट टू ऑल किससे, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्यूटेन टू ऑल से प्राप्त किया जाता है। क्या एथिल मैथिल कीटोन किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो ब्यूटेन टू ऑल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए बताइए
एल्किल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराने के बाद जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद को हम क्या कहते हैं? तो एल्किल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अगर कोई अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे जल अपघटन से प्राप्त जो उत्पाद है उससे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे दोस्तों क्या? कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल बताना है। तो प्रबल अम्ल जो होता है वो क्या होता है? Cl CH2 COOH। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा Cl3 CCOOH। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि Cl3 CCOOH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ल्यूकास परीक्षण उपयोगी है। ल्यूकास परीक्षण जो है किसके लिए उपयोगी है? तो ल्यूकास परीक्षण जो है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए उपयोगी है। तो ल्यूकास परीक्षण जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर प्राप्त उत्पाद। एथेनॉल का अगर हम निर्जलीकरण करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त, निर्जलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? उत्पाद क्या प्राप्त होता है? तो इससे जो प्राप्त होता है वो होता है एथिनील। क्या? एथिलीन जो है हमको इससे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एल्किल डाइहैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1X। X का मतलब क्या है? यहाँ पर हैलाइड है। क्या है दोस्तों? X का मतलब यहाँ पर हैलाइड है। क्या है? हैलाइड। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और X। यहाँ पर पूछा था कि पिछले साल 2016 यानी 2016 में ये पूछा था कि जो एल्किल हैलाइड की जगह उन्होंने पूछा था कि एल्किल जो ऑक्सीजन होता है यानी ऑक्सीजन के बारे में पूछा था यहाँ पर। ठीक है, अब अगला है कि जो एथिलीन ब्रोमाइड की Zn जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या उत्पाद बनता है? तो एथिलीन ब्रोमाइड की अगर हम जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे हमको मिलेगा एल्काइन। क्या मिलेगा दोस्तों? एथिलीन की ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ब्रोमाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको एल्काइन मिलेगा। दोस्तों इनको आप लोगों को याद रख लेना है, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। निम्न फैटी अम्ल नहीं है, इनमें से एक फैटी अम्ल नहीं है और वो कौन है? तो फेनिल एसिटिक अम्ल। क्या? फेनिल एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यौगिक हाइड्रोजन आबंध रखता है। कौन सा यौगिक जो है कि जो हाइड्रोजन बंध रखता है? तो वो है फिनॉल। फिनॉल क्या है? हाइड्रोजन बंध रखता है, बाकी नहीं रखते। अगला है कि सॉल्वे पद्धति का उपयोग उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सॉल्वे पद्धति का जो उपयोग है वो उत्पाद प्राप्त करने के, कौन सा उत्पाद प्राप्त करने के लिए? तो सोडियम कार्बोनेट उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है कि जिंक की धातुक्रम विधि में निम्न अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिंक की धातुक्रम अभिक्रिया में निम्न अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो ये जो अभिक्रिया दे रखी है 2ZnS+3O2, इससे जो प्रोडक्ट बना है वो बना है 2ZnO+2SO2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भंजन। भुंजन दे रखा है लेकिन यहाँ पर आ जाएगा भंजन। ठीक है, अगला है दोस्तों कि K2NiCN4 के मध्य धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो प्राथमिक जो संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी दोस्तों? इनकी जो प्राथमिक संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी 2। अगला है कि कौन सा संकीर्ण समवर्गाकार संरचना रखता है? कौन सा संकीर्ण जो है वो समवर्गाकार संरचना रखता है? तो जो समवर्गाकार जो संरचना रखता है वो NiCN का होल 4 और पावर -2 याद रह जाएगा कि कौन सा जो संकीर्ण समवर्गाकार संरचना रखता है? तो NiCN का होल 4 और इसकी पावर 2-। Zn+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। किसने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बतानी है कि Zn+2 है, इसके अंदर अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है
कि प्रबल अम्ल पर चिन्ह लगाइए। प्रबल अम्ल कौन सा है, उस पर आप लोगों को क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो प्रबल अम्ल आप लोगों को पता ही होगा कि HI जो है क्या है, एक प्रबल अम्ल है। कौन है, HI एक प्रबल अम्ल पर चिन्ह लगाना है, तो प्रबल अम्ल HI। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस की जो सबसे अधिक यौगिक बनाती है वह है। अक्रिय गैस जो कि सबसे अधिक यौगिक बनाती है वो कौन है, तो सबसे अधिक यौगिक बनाती है कौन, जीनोन। सबसे अधिक अक्रिय गैस, इनमें से देखिए अक्रिय गैस तो ये सभी हैं, हेमा, नीलम और करीना जीती रहो, ठीक है। तो अक्रिय गैस तो सभी हैं। तो अक्रिय गैस जो सबसे अधिक यौगिक कौन बनाती है, तो सबसे अधिक यौगिक कौन बनाती है भाई, तो सबसे अधिक यौगिक बनाती है जीनोन। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न यो क्या है कि एल्काइन अर्ध धातु की बाह्यतम कक्षक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास बताना है। भाई सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोगों को पता होगा, NH2 होता है एल्काइन अर्ध धातु का, किसका, अर्ध धातु यानी कि जो होती है उसका NH2 सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, याद रह जाओगा। चलो भाई अगला है PCl3 की जल के साथ की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद क्या होता है। तो PCl3 की जल के साथ की अभिक्रिया का उत्पाद क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि H3PO3HCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सबसे पहले वैज्ञानिक ने दी। तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सबसे पहले वैज्ञानिक ने दी, वो वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली। कौन से, द ब्रोगली, यानी कि डी ब्रोगली उस वैज्ञानिक का नाम था। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम विलापक में विलेप के मोल संख्या को क्या कहते हैं। तो 1 किलोग्राम विलापक में विलेप के मोलों की मोल संख्या को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मोललता कहते हैं। अगला है निम्न में से एक विद्युत का सुचालक है। कौन है जो कि विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिक्रिया में Kp तथा Kc का मान समान होता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें Kp और Kc का मान समान होता है, तो H2 + I2 = 2HI, यानी फर्स्ट जो अभिक्रिया है, पहली जो अभिक्रिया है उसके अंदर क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहली जो अभिक्रिया है उसके अंदर Kp और Kc का मान क्या होता है, समान होता है। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, बताना है कि द HP of N/100 HCl would be approximately। तो इसका जो बताना है आप लोगों को कि N/100 है HCl को जलीय विलापन का pH बताना है। तो इसका जो pH होती है वो कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। यौगिक की एंथैल्पी समान होती है, एक यौगिक जिसकी एंथैल्पी क्या होती है, समान होती है, बताना है। तो उसकी जो सर्जन एंथैल्पी जो होती है, सर्जन, ठीक है, सर्जन एंथैल्पी क्या होती है, समान होती है। अगला प्रश्न है थोड़ा बड़ा है लेकिन डरना नहीं है। अरे भाई नहीं डरना है ना। जिंक एवं सिल्वर का ऑक्सीकरण विभव 298 केल्विन पर है और ये अभिक्रिया दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ZnS+2Ag प्लस और Zn2 प्लस 2Ag। अगला है कि कलिल विलपन का शुद्धिकरण किया जाता है। कलिल विलपन जो होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है, वह कौन सी विधि है। तो कलिल विलपन का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो किया जाता है डायलाइसिस के द्वारा। किसके, डायलाइसिस के द्वारा किया जाता है। अगला है दुग्ध है। दुग्ध क्या है, तो दुग्ध क्या है, तेल में चर्बी, पानी में चर्बी, चर्बी में पानी या तेल में पानी। तो जो दुग्ध जो होता है वो होता है पानी में चर्बी। पानी में चर्बी क्या होता है, दुग्ध होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.2 × 10⁻⁴ और s की पावर -4 है। तो N2O सॉलिड, N2O5 सॉलिड और 2NO2 गैस +½ O2 गैस है। तो N2O5 में
के विघटन का अर्ध अभिक्रिया समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1117.7। अगला है कि अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि है जिसका अभिक्रिया वेग माइनस का dc/dt बराबर में k m⁻2 इंटू n⁻3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। कितनी हो जाएगी? 5, 2 और 3 5 हो जाएगा ना। चलो आगे चलते। अब आ गई दोस्तों अपने पास बायोलॉजी। क्या आ गई? बायोलॉजी आ गई। अदरक का वानस्पतिक प्रजनन खालिस्तान के द्वारा होता है। तो वानस्पतिक जो प्रजनन होता है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रकंद के द्वारा होता है। बायोलॉजी को मैं थोड़ा और भी फास्ट खींचने की कोशिश करूंगा। निम्न में से कौन सा फल असत्य फल होता है? तो कौन सा सेब एक असत्य फल होता है? अगला है कि निम्न में से किस सजीव में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है? तो किसमें होता है? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कवक सरसों पर परजीवी होता है? तो वो होता है अल्बुगो। क्या होता है दोस्तों? अल्बुगो होता है। टमाटर में बीजांडाशय का एक प्रकार कैसा होता है? तो वो प्रकार होता है अक्षीय प्रकार। विभज्योतक जो परिपक्व उत्तकों के बीच होती है वह क्या कहलाती है? विभज्योतक जो परिपक्व उत्तकों के बीच होती है वह क्या कहलाती है? तो अंतर्विष्ट विभज्योतक कहलाती है। चाय की पत्ती में कौन सी सरल स्थायी उत्तक होती है? तो कड़क होती है। क्या होती है? कड़क होती है। चाय की पत्ती में कौन सी सरल स्थायी उत्तक होती है? कड़क। कौन सी रचना पेरिडम कहलाती है? कौन सी एक रचना है जो कि पेरिडम कहलाती है? तो फैलोजन, फेलम एवं फैलोडर्म निम्न और तीनों। ठीक है। किसने अधिक संख्या में वनस्पतियों का परीक्षण किया तथा बताया कि विभिन्न कोशिकाएं वनस्पति उत्तक बनाती हैं? तो वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैथियाज स्लाइडेन। क्या नाम था? मैथियाज स्लाइडेन उन वैज्ञानिक का नाम था। दोस्तों सीधे प्रश्न आएंगे, याद रखना है, इनमें कोई ज्यादा आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन संपूर्ण जैवावरण में सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है? तो उसका नाम है रूबिस्को प्रोटीन। किसका? रूबिस्को प्रोटीन। जो जैवावरण में सबसे अधिक है वो है रूबिस्को। अगला है कि समसूत्री विभाजन की साइटोकाइनेसिस में कौन सा अंगिका 2 कोशिका में बढ़ती है? तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कि पोरिन्स जो होता है प्रोटीन है और जो निम्न में से किस रचना की बाह्य झिल्ली पर बड़े छिद्र बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पर। अगला हो जाएगा कि C3 पौधे का प्राथमिक CO2 ग्राहक एवं प्राथमिक CO2 उत्पाद क्रमशः क्या होंगे? तो वो हो जाएंगे क्या? PPP, यानी कि RUBP और PGA। क्या? RUBP और PGA। अगला है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान NADH के अणु एवं अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5 ATP। अगला है कि ट्राइपामीटीन का श्वसन भागफल होता है। ट्राइपामीटीन का जो श्वसन भागफल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0.7। अगला है कौन सा वृद्धि नियामक बीज के अंकुरण का अवरोधक करता है? तो कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों एब्सिसिक एसिड। कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। अगला है कौन सा बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट के ऑक्सीडाइज करते हैं? कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करते हैं। अगला है तिलचट्टे के शरीर में तिलचट्टे में उत्परिवर्तन के लिए मैलपिगी नलिका के अलावा कौन से अन्य रचनात्मक उत्सर्जन के लिए होते हैं? तो यूरोक्रोम ग्रंथियाँ, वसाकाय एवं नेफ्रोसाइट्स होते हैं। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है? तो यह है यकृत। अगला है एमाइलेज क्या है? तो एमाइलेज जो है प्रोटीएज है। क्या है? एमाइलेज एक प्रोटीएज है। ठीक है। अगला है कि मानव में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV कितना होता है? तो ERV जो होता है वो होता है 1000 से 1100 ml। यानी कितना होता है? ERV का मान होता है 1000 से 1100 ml। अगला है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर प्रति 100 ml कितना हीमोग्लोबिन बनता है? तो वो बनता है 12 से 16 ग्राम प्रति
100 मिली में कितना हीमोग्लोबिन बनता है? प्रति 100 मिली में कितना? तो 12 से 16 ग्राम। रुधिर का थक्का जमने के दौरान निष्क्रिय फाइब्रोजिन किस एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रोजिन में बदलता है? तो वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। एक ही और आलिंद और निलय मोटी पेशीय उत्तक से अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आलिंद निलय पटल कहते हैं। निम्न में से कौन सा उत्सर्ग द्रव्य सबसे कम पानी का उत्सर्जन करता है? तो सबसे कम पानी का उत्सर्जन कौन करता है? यूरिक एसिड करता है, और सबसे ज़्यादा अमोनिया और उससे कम यूरिया करता है। अगला है औसतन वृक्क द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर क्षमता है? तो वो क्षमता है 1100 से 1200 ml। अगला है शरीर निम्न में से शरीर की किस संधि में बिल्कुल भी हलचल नहीं होती है? तो पेशीय संधि में। किस कंकाल की अनियमितता में यूरिक एसिड के स्फुटकों के जमा होने के कारण जड़ों में सूजन आती है? तो किसमें? गाउटी में। अगला है तंत्रिका तंतु में विश्राम अवस्था में कि पटल के आर पार आयनों की सांद्रता को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा आयनों के सक्रिय वहन द्वारा संतुलित रखा जाता है, जिसमें वहन होते हैं तो कौन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 3 सोडियम जब बाहर निकलेंगे तो 2 जो पोटेशियम वो है अंदर आते हैं। कौन सा अंतःस्राव टी लसिकाणुओं के विभेदन में महत्व का कार्य करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि थाइमोसिन्स। कौन करता है? थाइमोसिन्स करता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्राव स्टेरॉयड प्रकार का नहीं है? कौन सा अंतःस्राव है जो स्टेरॉयड प्रकार का नहीं है? नॉन एड्रेनल। कौन है? नॉन एड्रेनल। स्त्रियों के नई मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ अवरोधक बिन स्टेरॉयड गोलियां को क्या कहा जाता है? सहेली। अगला है प्रोजेस्टेरोन अंतःस्राव को स्रावित करता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है अंतःस्राव को स्रावित करता है तो कार्पस ल्यूटेम के द्वारा। और आज का लास्ट प्रश्न है कि माता के द्वारा शुरुआत के दिनों में स्रावित दूध में पीले रंग का जो तरल कोलेस्ट्रिडियम स्रावित होता है, जिसे बच्चे को रक्षण करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी होती है IgA। तो दोस्तों ये हुआ आप लोगों का ये जो मॉडल पेपर 2014 का कंप्लीट। इसी तरीके से मैं आप लोगों का और थोड़े अच्छे ढंग से आप लोगों का मॉडल पेपर 15, 16 और इसी तरीके से 2021 तक के मॉडल पेपर आप लोगों को करवाने वाला हूँ। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।